पुर्तगाल में फैमिली रियूनिफिकेशन को स्ट्रिक्ट करना, पासपोर्ट के टाइम को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करना और इसी के साथ साथ रिन्यूअल्स के लिए न्यू पोर्टल को लॉन्च करना, ये आजकल के हालात वाकयात हैं। इसके ऊपर बात आज इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात है वो है फैमिली रियूनिफिकेशन की स्ट्रिक्टनेस को, उसकी टाइटनेस को। फैमिली रियूनिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो कि एक एक्ट बना है जुलाई 16, 2025, हाल ही में एक दिन पहले, उसमें क्या चेंजिंग्स हैं, फैमिली रियूनिफिकेशन को कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या तब्दीली लाई गई है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसकी जो सबसे पहली और सबसे बड़ी तब्दीली है वो ये है कि लीगल रेजिडेंट्स मस्ट हैव लिव्ड इन पुर्तगाल फॉर एट लीस्ट 2 years बिफोर स्पॉन्सरिंग फैमिली मेंबर्स, प्रीवियसली नो रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ा चेंज जो ये आया है वो ये है कि अब आपको 2 साल पुर्तगाल में रहना है लीगल रेजिडेंट के तौर पे, और फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए फैमिली रियूनिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सादा जुबान में बात करूं तो वो ये है कि आप पहले कार्ड पर, जो आपको पहला कार्ड मिलता था 2 साल का, उसके ऊपर आप मजीद फैमिली रियूनिफिकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था, शायद इस चीज का भी आपको आज ही मालूम हो इसी वीडियो पे, कि अगर आपकी फाइल को लॉक किया जाता था, सादा जुबान का लफ्ज यूज करता हूं, कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप जाते थे और अगर आपका कार्ड अभी नहीं आता था, फिर भी कानून में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होती थी कि आप साथ ही फैमिली रियूनिफिकेशन का अप्लाई कर दें, क्योंकि आप खुद एक लीगल रेजिडेंसी सीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता था कि जब आपका कार्ड मिल जाता था आप उसके बाद भी जाकर अप्लाई कर सकते थे। मगर अब जो सबसे बड़ा तब्दीली है, सबसे बड़ी तब्दीली है, वो ये है कि अब आप 2 साल के लिए इंतजार करेंगे। पहले कार्ड की बेस के ऊपर आप अपनी फैमिली को रीयूनाइट नहीं कर सकते फ्रॉम योर होम कंट्री टू पुर्तगाल। ये सबसे बड़ा चेंज है, और ये चेंज अच्छा है या बुरा है ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा चेंज है। इसके साथ साथ एक दूसरा चेंज है, वो ये है कि ओनली माइनर चिल्ड्रन आर एलिजिबल अनलेस रिक्वेस्टिंग रीयूनिफिकेशन फ्रॉम अब्रॉड। जो माइनर चिल्ड्रंस हैं उनको इजाजत है कि वो फैमिली रियूनिफिकेशन इनसाइड द नेशनल टेरिटरी कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जो हाईली क्वालिफाइड है, मतलब कि अमीर आदमी है, आम जुबान में ये कह ले कि हाईली क्वालिफाइड है और हाईली अर्नर है, एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहा है और उस अच्छी अमाउंट के ऊपर अच्छा टैक्स दे रहा है, तो उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो अपने बच्चों को बाहर से भी बुला सकता है, माइनर्स को। लेकिन अगर वो हाईली एजुकेटेड नहीं है, हाईली क्वालिफाइड नहीं है, तो जो बच्चे उसके यहीं पर मौजूद हैं, माइनर्स हैं, वो इनसाइड द फैमिली, इनसाइड द नेशनल टेरिटरी फैमिली रियूनिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वो भी उसी तरीके से 2 साल के बाद अप्लाई किए जाएंगे अगर वो मुल्क से बाहर हैं। आम जुबान में अगर बात की जाए तो जो बच्चे आपके ऑलरेडी यहाँ पैदा हुए हैं ये उन्हीं के लिए है। ये बस एक कानून की जुबान को ट्विस्ट देकर आपके सामने रखा गया है। सवाल ये उठता है कि जो माइनर्स हैं, वो अगर माइनर हैं तो वो विदाउट वीजा या वीजे के साथ भी बड़े कम चांसेस हैं कि वो इनसाइड द नेशनल टेरिटरी आ सकेंगे। तो ये लॉ की जुबान को एक तरह से ट्विस्ट किया गया है कि ऐसे बच्चे जो यहाँ पर पैदा हो जाएंगे उन्हीं को हम इनसाइड द नेशनल टेरिटरी फैमिली रियूनाइट कर देंगे। अदरवाइज आपको उसी तरीके से 2 साल का इंतजार करना होगा, और 2 साल के इंतजार के बाद अगर वो आउटसाइड द नेशनल टेरिटरी है, होमलैंड में है, होम कंट्री में है, तो वहां से अप्लाई करके आएंगे। आगे चलते हैं कि स्पॉन्सर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउसिंग क्वालिटी, फाइनेंशियल नीड्स एंड बेसिक पुर्तगीज लैंग्वेज प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज। पहले कभी जब आप फैमिली रियूनिफिकेशन को अप्लाई करते थे तो आपसे आपका पुर्तगीज जुबान का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था। आपसे कई ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर आपको लेकर थोड़ी सी नरमी बरती जाती थी, थोड़ा सॉफ्ट रखा जाता था। कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी आईआरएस का एक लेवल बरकरार नहीं है तो चले, अगर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपकी ठीक है तो उसको मिल मिलाकर एक अच्छा अगर थ्रेशोल्ड मिलता है तो उसके अंदर भी आपको एक अप्रूवल देखने को मिलते थे। मगर अब आपको साबित करना है कि आप एक अच्छी हाउसिंग क्वालिटी में हैं और आपका जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस हैं वो अच्छे हैं। आप 870 यूरो की आम जी नौकरी नहीं करते, आप अच्छा पैसा कमाते हैं, और उस पैसे की बेस के ऊपर अगर आपकी फैमिली का कोई यहाँ पर आती है तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका जो जुनता है और जुनते के साथ साथ जो हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छा है,
हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट की, अगर आपने हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद है ऑलरेडी पुर्तगाल में काफी लोगों के पास, उनके ऊपर लिखा होता है कि आप कितने कमरों के फ्लैट में रह रहे हैं, आपका घर कहाँ है, उसकी डायमीटर क्या है, या आम जुबान में पाकिस्तानी जुबान में अगर बोला जाए तो कितने मरलों पर है, कितने मुरब्बों पर मुश्तमिल है। ये सब चीजों की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा आपको, ताकि आपकी फैमिली जो है वो आ सके। पहले ऐसा हुआ करता था कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो करवा लेते थे अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपको मिल जाता था लेकिन आप उसको रजिस्टर्ड नहीं थे करते फाइनेंस में। अब आपको वो भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब आपको जो घर है वो आपकी फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, और आपका जो बैंक अकाउंट है उसको हेल्दी होना चाहिए, और आपकी जो आईआरएस है उसको एज अकॉर्डिंग टू योर बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स के साथ साथ उसको अकॉर्डिंगली मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके बैंक अकाउंट में 20,000 यूरो पड़ा हुआ है, आपने आईआरएस जो फाइल की है वो 10,000 की कर दी है, 6,000 की कर दी है। तो ये भी एक खास तौर पे एक टाइटन्ड रूल जो है वो आपके सामने रखा गया है। इसी के साथ साथ थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि पहले कभी ऐसा होता था कि आप सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट देते थे तो आपका काम हो जाता था। वो ये चीज मान लेते थे कि फलां औरत जो है वो आपकी बीवी है क्योंकि आपने मैरिज सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस किया है। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको ये भी साबित करना है कि ये वाकई आपकी बोनाफाइड वाइफ है, ये वाकई ही सच्ची बीवी है आपकी और आपके साथ रहती है। आप पाकिस्तान में इसको मिलने भी जाते हैं या इंडिया में इसको मिलने भी जाते हैं और आपका अच्छा खासा वक्त इसके साथ गुजरा भी है। और ये एक और वजह है उस 2 साल के टन्योर की। उस 2 साल के टन्योर में ये देखेंगे भी कि आप कितनी दफा अपने मुल्क में गए थे अपनी फैमिली को मिलने और कितनी दफा आपका इंटरेक्शन अपनी फैमिली के साथ हुआ था। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिफॉर्म एक और है, वो भी आपको बताता चलूं कि पहले जो फैमिली रियूनिफिकेशन के एप्लीकेशन होती थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव अदारों में जाती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईमाम, ठीक है, या आईआरएन में। अब इन्होंने एक और चीज को मुतारिफ करवाया है, इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो फैमिली रियूनिफिकेशन के केसेस होंगे उनको अदालतें देखेंगी। ये प्रूव करने के लिए, ये डिटरमिन करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या जो आपकी बीवी है वो वाकई आपकी बीवी है और जो आपके बच्चे हैं वो वाकई आपके बच्चे हैं, आप लीगल गार्डियन हैं उनके, और आप ही उनके रियल फादर हैं या नहीं है, या आप ही उनकी रियल मदर हैं या नहीं है, इन केस ऑफ फीमेल अप्लाइंग फॉर द फैमिली। तो ये चीज भी अब अदालत देखेगी। और इसके अंदर एक और बहुत बड़ा चेंज है जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग विंडोज एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 months to 9 months। जैसे कि आपको पता है कि जो सीपीएलपी कंट्रीज के लोग थे या जो डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे, वो जब फैमिली रियूनिफिकेशन अप्लाई करते थे तो 90 days 3 months के अंदर अंदर उनको जवाब आ जाता था अप्रूवल है या अप्रूवल नहीं है। लेकिन चूंकि अब ये केसेस अदालत में जाएंगे तो इसका टाइम जो है वो ज़हन में रखें कि बढ़ जाएगा और बढ़ गया है फ्रॉम 3 months to 9 months। 9 months तक ये प्रोसेसिंग का हिस्सा बन सकता है, उसके बाद जाके कहीं ये क्लियर होगा। इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो कुछ चीजें और हैं जो कि अभी अंडर डिस्कशन है, जो कि बहुत ही सोच तलब हैं और परेशान कुन भी हैं साथ साथ, कि अब जो लोग जॉब सीकर वीजा लेकर आते थे और जो लोग अपनी कंट्री से टूरिस्ट वीजा लेकर आ जाते थे उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है। अभी इसके ऊपर साफ सुथरा कानून नहीं बना। मैं फिर रिपीट करता हूं कि अभी इसके ऊपर साफ सुथरा कानून नहीं बना। इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि उन लोगों को जो टूरिस्ट वीजा लेकर आ जाते थे और आने के बाद यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते थे या स्टडी में चले जाते थे या किसी और प्रोसेस में चले जाते थे, उनका काम भी तमाम किया जाए, बंद किया जाए। वो प्रॉपर वीजा लेकर, एंट्री वीजा लेकर यहाँ पर आए। अगर वो स्टूडेंट है तो प्रॉपर स्टूडेंट वीजा लेकर आए, अगर वो वर्कर है तो प्रॉपर वर्क वीजा लेकर आए, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉपर डी टाइप वीजा लेकर आए। यहां पर टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद अपने आप को स्टेटस चेंज करे, स्टेटस ना चेंज करें। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं कि इसके ऊपर बात अभी चल रही है, इसलिए अभी बात चल रही है तो आपके पास मौका है कि जो जो लोग अभी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, फौरन आर्टिकल 92 में, 90 में, 91 में जॉब सीकर में कॉन्ट्रैक्ट लगाकर जैसे भी है अपने आप को प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। क्योंकि लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव वे में नहीं काम करता, पीछे काम नहीं करता। अगर आप प्रोसेस के हिस्सा बन जाएंगे तो आपकी बचत हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर नेशनैलिटी की बात मैं करूं तो नेशनैलिटी में क्या हुआ है कि उन्होंने नेशनैलिटी का जो बिल है वो सितंबर तक पेंडिंग कर दिया है। नेशनैलिटी पास नहीं हुई है, 5 साल से 10 साल पर नहीं गई है। सितंबर में दोबारा सेशंस चलेंगे पार्लियामेंट में, उन सेशंस में ये डिटरमिन करेंगे कि क्या इसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक और सवाल जो आज मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा था, मैं वो भी इस वीडियो में बता देता हूं कि अभी प्रेसिडेंट के साइन इसके ऊपर नहीं हुए, इस एक्ट के ऊपर, फैमिली रियूनिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट के ऊपर।
क्या वो साइन होने से पहले आप प्रोसेस के हिसाब बांध सकते हैं, या अगर वो साइन कर देता है तो फिर उसके बाद ये मुकम्मल बंद हो जाएगा, या प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं? इसको भी ज़हन में बैठा लें कि प्रेसिडेंट के पास क्या है। इट नाउ अवेट्स प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर विद 20-day टाइमलाइन फॉर इधर रेक्टिफिकेशन और वीटो। वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर सकता है इस बिल के ऊपर, या मुकम्मल वीटो पावर यूज कर सकता है। मगर एक चीज याद रखिएगा, बतौर वकील, बतौर तजर्बा ऑफ वकालत के तजर्बे से ही बात कर रहा हूं, वकील होने के नाते ही बात कर रहा हूं कि जब पार्लियामेंट का जो बिल है वो पास होकर सेनेटर से और पार्लियामेंटेरियन से जब प्रेसिडेंट के टेबल पर चला जाता है, तो सिर्फ 5 या 10% ऐसे चांसेस होते हैं कि प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर वीटो करेगा। प्रेसिडेंट उसके ऊपर वीटो नहीं करता, ना ही रेक्टिफिकेशन करता है, बल्कि उसको पास करता है, क्योंकि उसके पास बिल की सूरत जो जाती है वो मुकम्मल तैयार शुदा सूरत जाती है। उसको या तो पास करना है या फिर उसको रेक्टिफिकेशन थोड़ी बहुत करनी है, लेकिन करना उसको पास ही है। 90% चांसेस है। इस वजह से जो फैमिली यूनिफिकेशन है उसको लेकर जो तब्दीलियां हैं वो ज़हन में रखें कि ये हो चुकी हैं, ऐसा मुकम्मल तौर के ऊपर उन्होंने कर दिया है। मगर नेशनैलिटी को लेकर, आर्टिकल 92 को लेकर, 90 को लेकर, 91 को लेकर, या दीगर ऐसे जो आर्टिकल है एंटरप्रेन्योरशिप के या जॉब सीकर वीजा पर अगर आप आते हैं और आने के बाद अगर आप उसको चेंज करते हैं, फिलहाल मौजूद हैं। कब तक मौजूद हैं ये मुझे नहीं मालूम, अभी क्लियर नहीं है। मगर जो चीज क्लियर है वो फैमिली यूनिफिकेशन है, वो आपके सामने बता दी गई है। माजरत चाहता हूं, काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ट्रैवलिंग में था। काफी ज्यादा लोगों के मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं। आज ऑफिस में मौजूद था तो सोचा ये वीडियो बना दूं। लिहाजा अपने आप को कानून के मुताबिक तैयार रखें कि आपको ये कल को फेस करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मगर जरूर इसको पूरा देखिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये ऑथेंटिक न्यूज जा सके। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह।